हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ऑफ पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग इस लेक्चर में लाइफ प्रोसेसेस का एक और पार्ट ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करने वाले हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन एक और लाइफ प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बॉडी में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन में हमने ये देखा था कि ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन की प्रोसेस में डाइजेस्टेड फूड जो है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की मदद से, है ना, विलाइज जिन्हें बोला जाता है, उनकी मदद से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो जब ये डाइजेस्टेड फूड जो है, जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया है, या फिर हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, जब ह्यूमन बीइंग ब्रीद करते हैं तो ब्रीदिंग के बाद जो ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई की मदद से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। तो जो ऑक्सीजन है, डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन है जो कि ब्लड में डिज़ोल्व हो चुकी हैं, वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं। जब ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट होती है तो टिश्यूज़ उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उनका, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, वो सभी वापस से किस तरीके से बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होते हैं। और इन सभी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं, कुछ पार्ट्स मिल के काम करते हैं, ताकि बॉडी में डिफरेंट इंटरमीडिएट्स का ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो सिंपली अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बॉडी के अंदर कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो कि बॉडी के अंदर कुछ एसेंशियल सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है जो कि बॉडी में के एक पार्ट में किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ का सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन हुआ है, तो जिस पार्ट में उसका प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोड्यूस मटेरियल को बॉडी के दूसरे पार्ट तक कैरी आउट करने का काम जो है वो किस तरीके से होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ताकि बॉडी की डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट किया जा सके। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। कि ह्यूमन में जो इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, हार्मोन्स हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ हो गई, है ना। वो सारे इंटरमीडिएट्स बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो बताया जाता है कि बॉडी में का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक ब्लड वस्कुलर सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। इसकी मदद से बॉडी में इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है जो कि हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलके बना हुआ है। हार्ट जो ब्लड पंप करने का काम करता है, ब्लड जिसके अंदर काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स डिज़ोल्व होते हैं, और ब्लड वेसल्स जिनके अंदर से ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है। इनको मिला के हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स या फिर ट्यूब्स की मदद से बॉडी के अंदर सारे इंटरमीडिएट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हम एक एक करके इन सभी जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं ब्लड को। ठीक है, तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक मोबाइल रेडिश फ्लूइड है। मोबाइल यानी कि वो मूव करता है, लिक्विड है, और रेडिश फ्लूइड है, लाल कलर का है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसका कलर रेड है इसलिए क्योंकि इसके ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि जनरली आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ब्लड जो है वो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसकी की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करता है, काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स को ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लड ये बना हुआ कैसे है, ब्लड के अंदर एक्चुअल में है क्या। तो बताया जाता है कि ब्लड जो है वो चार कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं होता क्या है।
ठीक है। सबसे पहली बात है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है एक लिक्विड है पेल येलो कलर का, जिसके अंदर 90% या उससे ज़्यादा वाटर है। अब क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा एक्चुअली तो पेल येलो कलर का है, इस कलर का जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, पेल येलो कलर का है। लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं वो प्लाज्मा के अंदर इतने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होते हैं, इतने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होते हैं कि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं। या फिर हम सिंपली ऐसा देखें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स जो हैं वो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। अब जैसे कि शायद आप लोग को पता होगा, मिल्क के ऊपर कभी कभी हमें हल्का सा जो घी है वो कभी हल्का सा फ्लोट करता हुआ दिखता है ना। या फिर हम ऐसा देखें कि मिल्क के अंदर घी जो है वो इतने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व रहता है कि वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर जब हम उस दूध को सेपरेट करते हैं तो उसमें बटर और बटर मिल्क जो है वो अलग अलग हो जाता है, और फिर बटर मिल्क में से घी निकाला जाता है। लेकिन उसके पहले बटर और बटर मिल्क जो है वो इतने अच्छे तरीके से कंबाइन रहता है कि वो सेपरेट ही नहीं होता। तो ऑयली और ये इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो मिक्सचर है उन्हें आपस में कंबाइन रखने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट। वैसे ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अगर हमें प्लाज्मा में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व रखना है तो ब्लड के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा के अंदर, जिसे बोला जाता है हेपारिन, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को प्लाज्मा के अंदर कंप्लीटली मिसिबल बना देती है, ठीक है। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि अगर वो ब्लड वेसल के अंदर है तो वो कंप्लीटली इमिसिबल रहेंगे, लेकिन अगर आपने ब्लड को बाहर टेस्ट ट्यूब में निकाल के रख दिया है ना, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा अलग ऊपर आ जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स अलग आ जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स अलग आ जाएंगे। और इसी सेपरेशन को ब्लड वेसल के अंदर अवॉइड करने के लिए जो चीज़ मदद करती है वो मदद करती है हेपारिन, ठीक है। तो पहला हो गया आपका प्लाज्मा। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, उनका जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये बाय कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ज़रा, एक तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इनका, और बाय कॉन्केव यानी कि थोड़ा सा अंदर की तरफ है, दोनों तरफ से है ना, आगे से भी और पीछे से भी, इस वजह से इन्हें बाय कॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। ह्यूमन बॉडी में इनका जो अमाउंट होता है वो 4.5 से 5 मिलियन पर ml, एक एम एल में 4.5 से 5 मिलियन होता है, और इनका लाइफ स्पैन अराउंड 120 डेज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये इनके पास, अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका जो मेन जो काम है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका सिंथेसिस जो है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। इस नेक्स्ट जो है वो है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड, जिस तरीके से रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस बोन मैरो में होता है, उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स का सिंथेसिस भी बोन मैरो में होता है, और प्लेटलेट्स का सिंथेसिस भी बोन मैरो में होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स इरेगुलर शेप के होते हैं, शायद आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। इनका जो अमाउंट होता है वो 5000 टू 8000 पर ml होता है। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, सभी लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि आरबीसीज के पास न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और प्लेटलेट्स के पास, अभी हम देखते हैं, प्लेटलेट्स के पास भी वैसे न्यूक्लियस जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो है डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वाइट ब्लड सेल्स का वो होता है अराउंड 12 आवर्स, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स का जो काम होता है वो बॉडी को, ये बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये या तो उसे किल कर देंगे, जर्म्स को किल कर देंगे, या फिर कुछ एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेंगे जो कि फॉरेन बॉडी आई है, उस फॉरेन बॉडी को हमारी बॉडी में कोई हार्म ही नहीं होने देंगी ये एंटीबॉडीज़, ठीक है।
तो ये बॉडी के एक तरीके से सोल्जर्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। और आखिरी में आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर कुछ टाइनी फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका लाइफ स्पेन 7 से 10 दिन होता है। ये भी डिफरेंट शेप के होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख इनका नंबर होता है ब्लड में पर ml की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड जो है प्लेटलेट जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग में कैसे मदद करेंगे? फॉर एग्जांपल कि ये आपका हाथ है और हाथ में ये एक छोटा सा कट लग गया है, ये वोंड जो है वो ओपन हो गया है, तो ब्लड जितना भी है, ये हाथ है आपका, है ना, और यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्लड में जितने भी प्लेटलेट्स हैं वो इस जगह इस वोंड के पास आएंगे और प्लेटलेट जो हैं वो एक वेब बना लेंगे इस तरीके का, ठीक है। वो एक इस तरीके का वेब बना लेंगे। तो इस वेब के जो पोर्स होंगे वो इतने छोटे होंगे कि ये प्लाज्मा या फिर वाइट ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स को उस कट के बाहर ही नहीं आने देगा। और इस तरीके को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग करके प्लेटलेट्स जो हैं वो बॉडी को प्रिवेंट करती है ब्लड लॉस से, ठीक है। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें कि ब्लड का फंक्शन क्या है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, ठीक है। ब्लड जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स भी डिज़ोल्व रहते हैं जो कि अगेन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं या बॉडी के टिश्यूज़ तक जाते हैं और वहाँ पे जाके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। जो भी वेस्ट रिलीज़ किया जाएगा, यूरिया, अमोनिया या फिर डेड सेल फ्रेगमेंट्स जो हैं उन्हें एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है वो एक न्यूट्रल पीएच मेंटेन करता है, बॉडी का पीएच मेंटेन करने में मदद करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है, हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में और बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो ये कुछ हमारे ब्लड के फंक्शन हो गए, ठीक है। इतना होप सो अभी को समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। इसके बाद जो हमारा एक और टॉपिक है आज का वो है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स वो कुछ ट्यूब्स होती है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो जनरली 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स और तीसरी होती है कैपिलरीज। आर्टरीज की खास बात यह है कि आर्टरीज जो हैं, जैसे कि अगेन मान लो कि ये हमारा हाथ है ना, तो हाथ के अंदर वाले पार्ट में, मतलब हाथ के बिल्कुल बीचों बीच अंदर साइड, है ना, इनर पार्ट पे बिल्कुल बीचों बीच जो है वो आर्टरीज होगी, ठीक है। अब आर्टरीज अंदर साइड क्यों होती है और वेन्स जो है वो अपर पार्ट पे होगी, है ना, तो इसका मैं रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी ये देख लेते हैं। आर्टरीज जो हैं वो हाथ के, हैंड के या फिर बॉडी के इनर पार्ट में होती है, ठीक है, और या फिर लोअर पार्ट में होती है, ठीक है। आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से ब्लड लेके आती हैं, ह्यूमन हार्ट से ब्लड लेके आती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती हैं। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है जिसकी वजह से आप लोग ने देखा होगा डायग्राम में रेड कलर से आर्टरीज को शो किया जाता है और ब्लू कलर से वेन्स को शो किया जाता है। इनकी वॉल इलास्टिक होती है, लेकिन एक एक्सेप्शनल आर्टरी है जिसे बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अभी आप लोग के लिए इतना समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये वाली चीज़ें याद रहेंगी तो इसके बाद जो हम ह्यूमन हार्ट या फिर हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है, हार्ट के कौन से पार्ट पे आर्टरी जुड़ेगी, कौन से पार्ट पे वेन जुड़ेगी, उसका एक प्रॉपर कंसेप्ट है। अगर ये वाला कंसेप्ट हमें याद रहेगा तो वो वाला कंसेप्ट भी हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है वेन्स। वेन्स अगेन आर्टरीज इनर पार्ट पे मिलती हैं तो वेन्स अपर पार्ट पे मिलती हैं, ठीक है। आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट पे लेके जाती है ना, और जो वेन्स है वो कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। इसके अलावा आर्टरीज में वॉल्व्स जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं।
लेकिन वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो रोका जा सके। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये जो वाइट वाला जो आपको सिस्टम दिख रहा है, ये वॉल्व्स हैं। तो जब ब्लड ऊपर जा रहा होगा तो वॉल्व्स जो हैं वो उस ब्लड के प्रेशर से वॉल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड इजीली फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब ब्लड बैक फ्लो करना चाहेगा, वापस से पीछे की तरफ आना चाहेगा, तो वॉल्व जो है वो कुछ इस तरीके से वापस से अरेंज हो जाएंगे। इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे यानी कि ब्लड जो है वो इस एरिया में आके ट्रैप हो जाएगा और वो इस जगह प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से वॉल्व्स ओपन ही नहीं हो पाएंगे, तो ब्लड का बैक फ्लो भी रुक जाएगा। इसके अलावा आर्टरीज क्योंकि डायरेक्टली हार्ट से जुड़ी होती है ना, डायरेक्टली हार्ट से जुड़ी होती है, तो जब हार्ट जो है कंप्रेस होता है ब्लड को पंप करने के लिए, तो आर्टरीज से ब्लड बाहर निकलता है। जब आर्टरीज से ब्लड बाहर निकलता है ना, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ये आर्टरी है। हार्ट जब कंप्रेस हुआ तो आर्टरीज से ब्लड बाहर निकला। जब आर्टरीज से ब्लड बाहर निकलेगा तो आर्टरीज जो हैं वो एक्सपेंड होगी, और अगर आर्टरीज की वॉल काफ़ी थिन हुई तो आर्टरीज बर्स्ट हो जाएगी, है ना। इसी वजह से आर्टरीज की वॉल इलास्टिक होती है और थिक होती है, ताकि जब हार्ट ब्लड को बहुत तेज़ी से पंप करेगा तो आर्टरीज बर्स्ट ना हो। यानी कि आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है ना। इसी वजह से आर्टरीज जो है वो हाथ के इनर पार्ट पे होती है और वेंस जो है वो ऊपर वाले पार्ट पे होती है ना, ताकि आर्टरीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर आर्टरीज अपर पार्ट पे हुई और ऊपर हाथ पे कोई कट लग गया तो आर्टरीज में ब्लड का फ्लो इतना तेज़ होगा कि ब्लड लॉस जल्दी होगा और दैट लीड्स टू डेथ। ठीक है, लेकिन वेंस अगर ऊपर वाले पार्ट पे रहेगी तो वेंस पे ब्लड का फ्लो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, है ना, क्योंकि वेंस जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को लेके आ रही है, तो इतना दूर तक ब्लड जो है वो ब्लड का जो फ्लो की स्पीड है जो है वो कम हो जाती है। तो अगर कट लगता है तो जो ब्लड है वो उतना तेज़ लॉस नहीं होगा। इसके अलावा आप लोग ने एक और चीज़ सुनी होगी कि जब हमें इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है बॉडी में, जब कोई सी मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है तो उस समय इंजेक्ट भी जो होती है वो वेंस में ही होती है, क्योंकि आर्टरीज काफ़ी डीप इनसाइड होती हैं और वेंस ऊपर ही होती है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, वैसे ही यहाँ पे वेंस में भी एक एक्सेप्शनल है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, फाइनली जो ब्लड वेसल का जो आखिरी पार्ट है वो है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो पोरस होती हैं, है ना, मतलब एक्सट्रीमली थिक, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं। इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो पोरस होती हैं। पोरस होती है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि परफोरेटेड, पोरस यानी कि परफोरेटेड, है ना, परफोरेटेड होती है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, यानी कि इनकी वॉल पे छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। उन्हीं पोर्स की मदद से एक्सचेंज होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है, देखो ज़रा, ये डायग्राम की मदद से हम समझेंगे, है ना। आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, वेन्स जो हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। एक मिनट, आर्टरीज जो हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स जो हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो जब ऑक्सीजन या फिर फूड पंप होगा तो वो आर्टरीज जो हैं वो पहले डिवाइड होगी छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में। इसके अलावा आर्टरीज जो है वो फर्दर डिवाइड होगी छोटी छोटी कैपिलरीज में, है ना। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो ये एक कैपिलरी है, ठीक है, एक सेकेंड, मान के चलो ये कैपिलरी है, ठीक है, और कैपिलरीज की वॉल जो होती है वो पोरस होती है, यानी कि कैपिलरीज की वॉल पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इसी कैपिलरीज से जुड़ा हुआ है एक टिश्यू, ठीक है। अब इस टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो प्योर ब्लड जो है वो आर्टरीज के थ्रू आएगा, पहले डिवाइड होगा आर्ट्रियोल्स में, छोटी आर्टरीज को आर्ट्रियोल्स बोला जाता है, फिर आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होगी छोटी छोटी कैपिलरीज में, तो ये छोटी छोटी कैपिलरीज हो गई, ठीक है। अब ये वाली जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये कैपिलरीज की वॉल पोरस होती हैं, तो जो भी ऑक्सीजन इनके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत
है ना, और ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो इन पोर्स की मदद से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और सेल के अंदर पहुंच जाएगा। सेल को फूड की ज़रूरत है, यहाँ से फूड आ रहा है, ठीक है। फूड जो है, ये सेल को फूड की ज़रूरत है, इन पोर्स की मदद से फूड बाहर निकलेगा और सेल के अंदर पहुंच जाएगा। अब सेल ने ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, अगेन इन्हीं पोर्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनके अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल जो रहती हैं वो परफोरेटेड रहती है। लेकिन वेन्स और आर्टरीज की वॉल परफोरेटेड नहीं होती है, जिसकी वजह से कैपिलरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। दूसरी चीज़, कैपिलरीज जो हैं वो एक्सचेंज में मदद करती हैं ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, डाइजेस्टेड फूड के और वेस्ट के, है ना। तो इसी तरीके से कैपिलरीज जो हैं वो एक्सचेंज में मदद करती हैं, जिसकी वजह से कैपिलरीज की वॉल जो होती हैं वो काफ़ी पोरस होती हैं, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स थे वो आगे के टॉपिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे हम ह्यूमन हार्ट डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।